हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस चैनल पर कुछ दिन पहले इंटरनेशनल रिलेशंस का एक करंट अफेयर मैराथन सेशन आपके लिए हम लेकर आए थे। बट उस वीडियो में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी थी, देयर वाज सम वॉइस इशू विद दैट वीडियो। इसीलिए ये एक फ्रेश वीडियो है ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर्स मैराथन फॉर योर प्रीलिम्स 2023। तो सिंस उस वीडियो में इश्यूज थे, ये नया वीडियो आपके लिए लेके आया गया है। हमने किया क्या है, जनवरी 22 से लेके फरवरी 2023 तक जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपकी प्रीलिम्स 2023 के जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस हिट करने की वो बढ़ जाए। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि वीडियो अच्छे से देखें और एक बार रिवीजन के लिए 2x स्पीड पर वापस देखें, तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन योर प्रीलिम्स 2023। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज अबाउट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। अब हम सब जानते हैं कि कुछ समय से हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने में लगे हुए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। द एरिया इज गुड फॉर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी लाइन में इंडिया ने पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होस्ट करी वर्चुअल फॉर्मेट में 27 जनवरी 2022 को। देखिए, जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, हम मुख्यतः इन 5 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। के स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड यू, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नाउ लीडर्स ने ये भी डिसाइड किया कि ये समिट हम हर 2 साल में एक बार करेंगे, यानी कि बाई ईनियल समिट होगी। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, बाई ईनियल मतलब 2 साल में एक बार। देखिए, कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी डिसाइड किए गए, जैसे ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो निकल कर आई वो ये है कि जो इंडिया सेंट्रल एशिया का सेक्रेटेरिएट होगा दैट वुड इन दिल्ली। तो ये आप याद रखिएगा, वन ऑफ द आउटकम्स क्या निकला कि जो सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप सीनियर लेवल के थे, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कैसे चाबहार पोर्ट का यूज़ बेहतर तरीके से किया जाए। बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस की बात हुई और जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस पे भी डिस्कशन हुआ। तो ब्रॉडली इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स इट विल बी गुड टू गो। देखिए, हमने क्या करा है, इन पांचों कंट्रीज के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेशन से रिलेटेड, उसको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। तो आप इसको एक बार देख लें, ताकि जो रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एक टॉपिक को सेकंड से रिलेट करके, वो आप इसको आंसर कर लेंगे। तो जब कजाकिस्तान की बात होती है, यू हैव टू रिमेंबर एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा एक वाइटल पार्टनर है कजाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ आर एनर्जी सिक्योरिटी। तो कजाकिस्तान एनर्जी का खजाना, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। किर्गिस्तान जब बात आती है तो आप याद रखिए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के बारे में। तो किर्गिस्तान से हमारा कौन से एरिया में ज़्यादा जो है कोऑपरेशन है, दैट इज एजुकेशन एंड हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तजिकिस्तान से आपको याद रखना है फरखौर एयरबेस, जो कि इंडियन एयरफोर्स और तजीक एयरफोर्स ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कीपिंग एन आई ऑन चाइना। तो उस एंगल से भी इसको देखेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए भी तजिकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एयरबेस का नाम क्या है, फरखौर एयरबेस, एंड इट इज जॉइंटली मेंटेन बाय इंडियन एयरफोर्स एंड तजीक एयरफोर्स। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की बात आती है, आपको अशगाबत अग्रीमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इंडिया ने अशगाबत अग्रीमेंट साइन किया था, देखिए 2018 में। एम ये था कि इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी मोडल, जिसमें बहुत सारे मोड्स का इस्तेमाल हो। तो रेल, रोड, एयर, ये सारे मोड्स का यूज कर कर कनेक्टिविटी कैसे सेंट्रल एशिया से स्टैब्लिश की जाए, दैट वाज द प्राइमरी एम ऑफ अशगाबत अग्रीमेंट। देन then the idea is so that Central Asia and Persian Gulf can be connected through a corridor. तो अशगाबत अग्रीमेंट तुर्कमेनिस्तान याद रखेंगे, फरकौर सुनते आपको तजिकिस्तान याद आना चाहिए, और एनर्जी का खजाना आपका क्या हो गया, कजाकिस्तान। Now next is about India UAE SEPA agreement. ये first thing first, let us first understand कि SEPA है क्या। Comprehensive Economic Partnership Agreement, तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप आई एम श्योर आपने सुना होगा एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सेपा और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या रिलेटेड है। देखिए, एफटीए इज द फर्स्ट स्टेप,
And SEPA is an extended version of FTA. Why? Because SEPA बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसकी डिटेलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड सब इंक्लूडेड होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बात होती है। तो अगर हम किसी कंट्री के साथ सेपा साइन कर रहे हैं, इट मीन्स हम उस कंट्री के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो एफटीए का जो बिगर वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपा। इट विल इंक्लूड, इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इसीलिए नाम भी देखिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो एवरीथिंग वुड बी डिटेल्ड इन दिस एंड द एरिया कवर्ड बाय सेपा वुड बी लार्ज। अभी हमें क्या याद रखना है? तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड भी इसमें आ जाएगा कि कैसे ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, आईपीआर भी इसमें आ जाएगा, कोऑपरेशन की बात भी आ जाएगी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी इसमें आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव। अभी न्यूज़ क्या है कि हमने सेपा साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ फरवरी 2022 में, और 1 मई से ये ऑपरेशनल भी हो गया है। देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एम जो सेपा ने स्टैब्लिश किया है वो ये है कि हमें अपने ट्रेड को बढ़ाकर $100 बिलियन तक ले जाना है। कितने? $100 बिलियन तक। और इसकी जो टाइमलाइन डिसाइड की गई है वो है नेक्स्ट 5 इयर्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक टर्म याद रखिएगा, डिजिटल ट्रेड, बिकॉज गुड्स और सर्विसेज तो इसमें है ही, इस बार इस सेपा में डिजिटल ट्रेड को भी जगह दी गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो यूए के साथ हमारा सेपा अग्रीमेंट है, डज दैट इन्वॉल्व डिजिटल ट्रेड? तो आपको याद रखना है यस। देन ये डिसाइड किया गया कि 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भारत से यूएई जाते हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स वुड बी फ्री। देन जो सडन इम्पोर्ट सर्जेस हो जाते हैं, यानी अचानक से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मिसमैच हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, उसको क्योर करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म्स डिसाइड किए जाएंगे। देन रूल ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, उसको लेकर रूल्स बनाने की बात की गई। तो रूल ऑफ ओरिजिन का यहाँ क्या मतलब है? देखिए आपने बोला कि आप ड्यूटी नहीं लगाएंगे ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, बट यहाँ वही प्रोडक्ट्स इंक्लूड होंगे जो इंडिया से एक्चुअली ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली यूएई से इमर्ज हो रहा है, ताकि उन्हीं को हम क्या करेंगे? ड्यूटी फ्री। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2020 में थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आर ऑयल इंपोर्ट्स भी था। ये सारे ही पॉइंट सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, व्हेन यू विल बी राइटिंग योर मेंस एंड यू आर राइटिंग योर जीएस टू आंसर्स, यू विल नीड दीज पॉइंटर्स। तो ऐसा नहीं कि पढ़ के आप प्रीलिम्स तक इसको भूल जाएं, यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स सो दैट अगर रिलेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सेफली आंसर कर पाएंगे। अब देखिए इंडिया ने सेपा किस किस के साथ और साइन कर रखा है? जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो सेपा अग्रीमेंट है वो किस किस के साथ हमने साइन कर रखा है। प्लीज रिमेंबर, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई। जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई, इनके साथ हमारा क्या साइन है? सेपा। ये भी आप याद रखें। देन बिम्स्टेक समिट, टेक नोट ऑफ बिम्स्टेक। से पहले तो बिम्स्टेक होता क्या है जी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। है क्या ये? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाता था, पर इस बार इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें 7 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स? 7 मेंबर्स। अब देखिए, साउथ एशिया से 5 मेंबर्स आ रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया से 2 मेंबर्स आ रहे हैं। याद कैसे रखेंगे आप? इसका एक निमोनिक देख लीजिए, एमबीबीएस। हमने एमबीबीएस किया कहाँ से? थाईलैंड से। तो एमबीबीएस इन थाईलैंड, आई मीन इट्स फनी आई नो, बट याद रह जाएगा आपको इससे कि आपने क्या करा है, एमबीबीएस किया है थाईलैंड से। तो एम यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार। देखिए मॉलडीव्स नहीं है, ये मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रहता है। मुझे बताइएगा मॉलडीव सार्क में है क्या? आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉलडीव्स इज अ पार्ट ऑफ सार्क। तो एम हो गया म्यांमार, बी हो गया भूटान, अनादर बी हो गया बांग्लादेश, एस हो गया श्रीलंका, आई हो गया इंडिया, एन फॉर नेपाल, और कहाँ से किया था हमने? थाईलैंड से। तो अब आप देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका जो है साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और म्यांमार और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। 5 + 2 क्या हो गया? 7। याद रखिएगा।
बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में। किससे? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। तो 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या फॉर्म हुआ? बिम्स्टेक। अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें तो इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन के टर्म में देखें तो और ज़्यादा, 21.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिम्स्टेक बनाता है। एंड one more reason why it's getting very popular is because SAARC going down in its popularity. तो इंटरनल क्लैशेस की वजह से जो सार्क की परेशानियां हैं उस वजह से हम देखते हैं बिम्स्टेक इज गेटिंग राइजिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। ये भी आप याद रखें। और बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? ढाका में। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। अभी क्यों पढ़ रहे हैं मैम, ये सवाल आता है। देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो 5th समिट हुई है वो रिसेंटली कोलंबो ने होस्ट करी श्रीलंका में। तो ये न्यूज़ में इसीलिए आई है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इससे निकल कर आए। देखिए, सबसे पहले तो बिम्स्टेक चार्टर जो है वो साइन किया गया। इट वाज द मेजर आउटकम, बिम्स्टेक चार्टर ऑफ दिस समिट। देन ये डिसाइड किया गया कि हम 2 साल में एक बार मिलेंगे, आई टोल्ड यू, बाय ईमेल। एंड बिम्स्टेक को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी दी गई, इसीलिए एक एम्बलम बनाया गया इसका और एक फ्लैग। so it was accepted as the emblem and the flag of BIMSTEC, which is now an international personality. इसके अलावा पर्पसेस, प्रिंसिपल्स, इन सबको स्ट्रांगली इनटू वर्ड्स डाला गया, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इसका बनाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिसाइड की गई। देखिए, अभी तक बिम्स्टेक में 14 एरियाज ऑफ वर्किंग थे या 14 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे। इस बार ये डिसाइड किया गया कि इसको डाउन साइज करके, बाय द वे आपको अपनी प्रेपरेशन के साथ भी करना चाहिए, प्लीज ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू रीड, इट इज नॉट द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू रीड मैटर। अभी आप करंट अफेयर 10 सोर्सेज से कर रहे हैं, दैट वोंट सर्व यू। restrict your sources to 1 or 2 and revise them. जितना आप डाउन साइज करेंगे अपनी प्रेपरेशन में मटेरियल को, उतना आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। तो दैट डज नॉट मीन कि मैम फिर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल एज टू व्हाट सोर्सेज यू आर पिकिंग। तो 14 से जो है एरियाज इन्होंने क्या कर दिए, 7 कर दिए। आइडिया सिंपल था, देखो 7 देश है, हर एक को एक एक एरिया दे देंगे जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एज अ लीडर। तो 7 एरियाज डिसाइड किए गए। अब आपको याद रखना है कि इंडिया को मिला है सिक्योरिटी पिलर। तो 7 में से जो पिलर इंडिया को मिला है वो कौन सा है? सिक्योरिटी। देन मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन। अब इसमें क्या डिसाइड किया गया कि रीजनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के हम लोग एक मास्टर प्लान डिसाइड करेंगे। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स ट्रीटी भी साइन की गई। जो क्रिमिनल मैटर्स है उसमें हम लोग क्या देंगे? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। देन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाज साइंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, जो कि कहाँ पर साइन किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में, अगेन इन दिस एस्पेक्ट। ऑल्सो ये भी डिसाइड किया गया कि इंडिया जो है वो 1 मिलियन US डॉलर देने वाली है, किसको? बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट के ऑपरेशनल बजट को, राइट। ये तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। ट्रांसपोर्ट कनेक्शन याद रखें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स याद रखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर याद रखें, एंड सेक्रेटेरिएट का जो ऑपरेशनल बजट है उसमें 1 मिलियन US डॉलर दिए गए, ये भी आप याद रखें। Next is again a very important news that is about the 2+2 dialogue. तो पहले समझ लेते हैं कि ये 2+2 डायलॉग होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे, दैट इज बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, दे आर मीटिंग, द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग। बट मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो हाईएस्ट मीटिंग होती है उसको हम 2+2 डायलॉग कहते हैं। तो लेट्स से 2 कंट्रीज हैं, ए और बी। तो अब क्या होगा? ए के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, बी के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स या फिर सेक्रेटरीज जो भी हैं, जब ये आपस में मिलते हैं, 2 मिनिस्टर्स यहाँ से डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और 2 यहाँ से डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, तो ये डायलॉग बन जाता है 2+2 डायलॉग। तो हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ये बिटवीन कंट्रीज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? 2+2 डायलॉग। नाउ व्हाट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी डिमेंशन में कौन कौन से अग्रीमेंट्स हो सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये किया जाता है। और हम ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और यूएसए के साथ करते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है।
अब आप इसको याद कैसे रखोगे? एक है क्वाड नेशंस, राइट? अब क्वाड नेशंस में कौन कौन आता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। तो जी एक तो हमारा इन चारों देशों के साथ है 2+2 डायलॉग, और यूएस के साथ है तो रशिया से करना तो बनता ही है। तो टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है ये तो क्वाड ही हो गए आपके, एंड रशिया। सेपा किस किस के साथ है याद रखना। तो ये जो नीश प्राइम डायलॉग्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं, ये जिन कंट्रीज के साथ हैं वो तो देखिए आपको याद करनी ही पड़ेंगी, देयर इज नो चॉइस। अब अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया और यूएसए के फोर्थ 2+2 डायलॉग रिसेंटली हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर किससे मिलने गए? अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से। देखिए ऑल्टरनेटिवली होता है, तो एक साल इंडिया में और एक साल यूएस में, इस तरह से इसकी कहानी चलती है। व्हाट आर द की पॉइंट्स? कौन कौन से प्राइमरी पॉइंट्स थे इस मीटिंग के, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइन किया गया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट। अब ये स्पेस सिचुएशनल अरेंजमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो हम सब जानते हैं स्पेस इज द इमर्जिंग सेक्टर नाउ। तो इसमें हम लोग ने एक ट्रीटी साइन करी है जिसमें हमने ये डिसाइड करा है कि स्पेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपस में शेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जो कोऑपरेशन हो उसको हम पहुंचा सके। किस सेक्टर में? स्पेस के सेक्टर में। इसके अलावा एक और इमर्जिंग डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। इस पे भी हमने एक जो है डायलॉग स्टार्ट किया कि कैसे डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी साइबर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड है। देन मिलिट्री सप्लाई चेन कोऑपरेशन। मिलिट्री में हम जानते हैं सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडो पैसिफिक में इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस सप्लायर देखा जा रहा है। तो यूएस ने इस क्लेम को सपोर्ट किया कि वी सी यू एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक एरिया। तो उसके लिए जो भी सप्लाई चेन की दिक्कतों को सॉल्व करना होगा उसमें हम दोनों साथ आएंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, ताकि इस एरिया की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। देन यूक्रेन के मुद्दे पर भी काफ़ी कंसल्टेशन हुई, और ये कहा गया कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो हम मिलकर वहाँ पर देंगे। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होनी चाहिए ये देखने के लिए कि जो सिविलियंस हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। तो देखिए मेजर मुद्दे क्या क्या हो गए? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग, मिलिट्री सप्लाई चेन कोऑपरेशन, एंड जो यूक्रेन की क्राइसिस है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है। देन डिफेंस अग्रीमेंट्स विथ यूएसए। देखिए ये आप याद रखें मैंने क्या करा है। तो रिसेंटली हमने डिफेंस अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं यूएसए के साथ, वो आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं। देखिए ये आप थोड़ा ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो एक तो हमारा उनके साथ साइंड है लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमने साइन किया था 2016 में। नेक्स्ट इज कॉम कासा, दैट इज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। Then ISA, Industrial Security Agreement, and BECA, that is Basic Exchange and Cooperation Agreement. तो लेमोआ, कॉमकासा, ISA and BECA ये आपको याद रखना है। लेमोआ is Logistic Exchange Memorandum of Association, कॉमकासा is Communications Compatibility and Security Agreement, ISA is Industrial Security Agreement, and BECA is Basic Exchange and Cooperation Agreement. Okay. नेक्स्ट है अबाउट द क्वाड लीडर्स समिट। पहले अगेन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, और ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। याद करिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये चारों ही क्वाड ग्रुपिंग बनाते हैं, और इनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसको हम फ्री रखें, ओपन रखें, इंक्लूसिव रखें और प्रॉस्पेरस रखें। तो इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं कि इट इज एक्चुअली अ ग्रुपिंग दैट वांट्स टू कंट्रोल द हेजेमनी ऑफ चाइना इन पैसिफिक रीजन। तो इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साथ आ रहे हैं यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। अब अभी देखिए ये न्यूज में क्यों रहा कि एक समिट हुई थी, लीडर्स समिट। कहाँ पर? टोक्यो, जापान में। अगर आप ध्यान से देखें तो इन 4 कंट्रीज के बीच में कई चीजें कॉमन है। जैसे 4 of them are political democracies, market economies हैं, pluralistic societies हैं। So in a way they are natural partners also. Now
इस लीडर्स समिट के आउटकम क्या-क्या रहे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डिसाइड किया गया कि 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज़ 4 कंट्रीज़, इनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब किस फील्ड में? स्टेम फील्ड में। स्टेम से यहाँ पर मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस एरिया में जो है 100 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएँगी, पहला आउटकम ये था। सेकंड, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैंने आपको बताया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडो पैसिफिक एरिया को जो है फ्री रखना, ओपन रखना, इंक्लूसिव रखना। तो एक फास्टेस्ट और क्लियरेस्ट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी क्रिएट किया गया। स्पेस कोऑपरेशन के लिहाज से भी अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा शेयरिंग की बात की गई। अच्छा, स्पेस सिचुएशनल अरेंजमेंट कहाँ पड़ा था? जल्दी से बताइएगा। अपने दिमाग से सोच के पीछे देख कर नहीं, डोंट गो बैक इन द वीडियो, थिंक आई हैड डिस्कस समथिंग अबाउट स्पेस सिचुएशनल अरेंजमेंट, और वो क्या है आप मुझे बताएं। नेक्स्ट इज अबाउट 118 इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग। तो अगर कोई एक ट्रीटी भारत पाकिस्तान में के बीच सबसे ज़्यादा चली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, तो वो है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, इसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक परमानेंट कमीशन बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। और इसकी एक मीटिंग रिसेंटली हुई मई 2022 में। अब इसमें क्या डिसाइड किया गया है, ध्यान से समझिए। तो पाकिस्तान ने हमें अश्योर किया है कि जो फजिल का ड्रेन है, उसका वाटर फ्रीली फ्लो करता रहेगा सतलुज रिवर में, हम उसमें कोई ब्रेक नहीं लगाएंगे। बदले में इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि हमारे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स चल रहे हैं रिवर इंडस पे, वो सारे के सारे ट्रीटी के हिसाब में हैं, उसमें हमने कोई भी छेड़खानी या कोई भी डाइवर्जन्स नहीं करे हैं। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो 1960 में साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और इसमें जो मीडिएटर का काम किया था वो किया था वर्ल्ड बैंक ने। डिसाइड ये किया गया था कि जो इंडस रिवर है, जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है इन द सेंस इट फ्लोज अक्रॉस बाउंड्री, उसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि ईस्टर्न रिवर्स भारत के पास आएंगी। कौन सी? BRS हमें क्या मिला? BRS, दैट इज ब्यास, रवि एंड सतलज। और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स मिली, दैट इज झेलम, इंडस एंड चेनाब। तो JIC एंड BRS, BRS is Bias, Ravi and Satluj, and JIC is Jhelum, Indus and Chenab. ऑल्सो रिमेंबर, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें कोई यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन मैम, यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है? सो दिस सिंपली मीन्स कि अगर इंडिया चाहता है और पाकिस्तान नहीं चाहता, तो इंडिया अकेले इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकता। सिमिलरली पाकिस्तान अकेले इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकता, अनलेस दोनों इसको तोड़ना नहीं चाहते, तब तक ये ट्रीटी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। तो फजिल का ड्रेन याद रखिएगा, एंड ऑल्सो इसका शेयरिंग याद रखिएगा, विल बी enough for your exam perspective. Then 14th ब्रिक्स समिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स है क्या? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये चार मिलके एक्रोनिम बनाते हैं ब्रिक्स। देखिए, शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपने एक रिसर्च आर्टिकल में ये कहा कि आगे आने वाले समय में ब्रिक इकोनॉमीज बहुत तेजी से इमर्ज होंगी। है कि कैसे उन्हें लगता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना वुड बी द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द फ्यूचर। तो इन चारों को लगा, जब जिम ओ'नील ने हमारा नाम रख ही दिया है, तो माइट एज वेल फॉर्म अ ग्रुपिंग, और ऐसे ही आपकी ग्रुप बन गई ब्रिक। इनिशियली इट वाज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ने जो है एंट्री मारी 2010 में, और ब्रिक का प्लूरल हो गया ब्रिक्स, एस ऐड हो गया, एंड अब हमारे पास जो ग्रुपिंग है उसका नाम है ब्रिक्स। फॉर्मलाइज इसको किया गया था 2006 में, और देखिए जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है एक्रोनिम के हिसाब से। तो ब्राज़ील, रशिया, देन इंडिया, देन चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका। तो इट रोटेट्स लाइक दिस। अब अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? कि अभी इसकी 3 समिट हुई। तो चाइना ने वर्चुअली होस्ट किया था जून 2022 में। तो इम्पॉर्टेंट आपको क्या बात याद रखनी है? बीजिंग डिक्लेरेशन इसमें अडॉप्ट किया गया। ब्रिक्स समिट में कौन सा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया? बीजिंग डिक्लेरेशन। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो यही था कि रशिया और यूक्रेन को आपस में जो है बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड सिनेरियो, सबको परेशानी हो रही है। ऑल्सो ये भी डिसाइड किया गया कि हम यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का सपोर्ट करेंगे, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है वो यूक्रेन को दिया जा सके। अच्छा, एक तालिबान का मुद्दा भी डिस्कस हुआ, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन तालिबान लेड अफगानिस्तान।
उसको लेकर भी डिस्कशंस हुए। इंडिया ने ये प्रपोज किया कि हमें एक ऑनलाइन डेटाबेस स्टैब्लिश करना चाहिए ब्रिक्स का, और ये भी हमने जो है रीइटरेट किया कि हम चाहते हैं जो कंट्रीज आजकल सेफ हेवन बन रही है करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो है पैसा वहाँ पर भेजा जा रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। एंड वी हैव टू डेवलप एंटी करप्शन कैपेसिटी। तो दीज आर सम मेजर पॉइंटर्स। आप प्लीज बीजिंग डेक्लेरेशन याद रखें, ब्रिक्स है क्या है वो याद रखें, किसने इस बार होस्ट किया था वो भी याद रखें, एंड दैट वुड बी द मेजर पार्ट डन। देन नेक्स्ट इज समरकंड डेक्लेरेशन। पहले ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, SCO। अगेन एक ऐसी ग्रुपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब ध्यान से तीन चार बातें इसके बारे में सुन लीजिए। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, तो हम कहते हैं SCO, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। तो इसमें कौन मिलता होगा आप गेस कर सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स। देन यू हैव रैट्स, बिकॉज ये सारा जो एरिया है ना आप देखेंगे, इट फेसेस टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। का जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है बीजिंग में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है जी? बीजिंग में, ये भी आप याद रखें। अब 2022 तक, एज ऑफ 2022 में कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे। अब अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ा रही थी, मैंने आपसे कहा था K² T² U। अब आपको इसमें K² रखना है, U भी रखना है, बस T एक कम कर देना है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो है ही। इंडिया, पाकिस्तान भी इसमें है, और चाइना, रशिया भी इसमें है। 2022 तक इसमें 8 नेशंस थे। मैं बताऊंगी थे क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज रिसेंटली इसमें 9th मेंबर ऐड हुआ है। सो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। जब आपको कुछ ऐसी कंट्रीज याद करनी हो, आप इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें, दो दो तीन तीन के, तो ये ज़्यादा मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है। इस बार क्या हुआ? इस बार इसमें 9th परमानेंट मेंबर ने एंट्री मारी, और वो 9th परमानेंट मेंबर क्या हो गया? ईरान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, एंड नई एंट्री जी किस है? ईरान की। तो ऐसे करके हमारे पास कितने हो गए? नाउ वी हैव 9 ऑफ दीज मेंबर्स, ये बात आप याद रखें। देन अभी क्या हुआ? अभी जो 22nd मीटिंग हुई थी किसकी? सुप्रीम बॉडी की, यानी हेड ऑफ द स्टेट की, वो हुई थी समरकंड में। समरकंड कहाँ है? उज्बेकिस्तान। और इसी में ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिसको बोला समरकंड डिक्लेरेशन। तो पूछ सकते हैं कि ईरान जो हमारा पार्ट बना SCO का, वो कौन से डिक्लेरेशन से बना? याद रखना है, समरकंड डिक्लेरेशन। अच्छा, हमारे लिए भी एक खास खबर है, और खबर ये है कि SCO की प्रेसिडेंसी इस बार भारत को मिली है। यानी 2023 में SCO की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। और इंडिया जो है इस समिट को होस्ट भी करने वाला है। तो यू नो दैट इट इज इम्पोर्टेंट। वाराणसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वाराणसी को जो है SCO का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बोला गया है। वाराणसी वाज डिक्लेयर्ड SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022, राइट? तो वेरी क्विकली देख लीजिए आप क्या क्या याद रखेंगे। SCO, देन यू रिमेंबर SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में, K² TU, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। नया मेंबर कौन आया है? ईरान, 9th। समरकंद डेक्लेरेशन, रिमेंबर इंडिया विल बी द होस्ट, एंड रिमेंबर वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया I2U2। अगेन क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स I2U2? इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज, या फिर इट इज़ अ स्ट्रेन ऑफ वायरस। तो हो सकता है आपको लगे कि H1N1 की तरह I2U2 भी कोई स्ट्रेन ऑफ वायरस होगा। नहीं, ये एक ग्रुपिंग है, और नई ग्रुपिंग है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट इनॉग्रल लीडर्स समिट हुई थी वर्चुअली, वो जुलाई 2022 में हुई थी। अब ये I2U2 है क्या? तो I2 इज इंडिया एंड इसराइल, एंड U2 इज UAE एंड USA। इंडिया, इसराइल, UAE एंड USA, चारों मिला के क्या बना रहे हैं? I2U2। ना इसको ना कभी कभी वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहते हैं। क्वाड हम लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया है। यूएस और इंडिया तो है ही, बट जापान, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर यूएस इंडिया के साथ कौन है? UAE और इसराइल। ये दोनों वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इसको वेस्ट एशिया का क्वाड कहा जाता है। ओरिजिनली ये 2021 में फॉर्म हुआ था। पहली लीडर्स समिट जो है इसकी जुलाई 2022 में हुई।
और इसमें 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन डिसाइड किए गए। कौन कौन से? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। तो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट करके याद रखना फूड पार्क्स, क्योंकि यूएई ने ये कहा है वो 2 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे किसमें? भारत के फूड पार्क्स में। ये फूड पार्क्स क्या होते हैं? वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना मिलता है? नहीं। फूड पार्क्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर फार्मर्स से लेके एंड कस्टमर्स तक को एक ही जगह पर कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट लिंक उनके बीच में स्टैब्लिश किया जाता है ताकि मिडलमैन जो है वो कम से कम हो। इंडिया इसके लिए लैंड प्रोवाइड करेगा और यूएई इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ग्रुप ने ये भी डिसाइड किया कि हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो हैं गुजरात में सपोर्ट किए जाएंगे इसके तहत, एंड 300 मेगावाट्स वुड बी इट्स कैपेसिटी। यूएस एंड इसराइल इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपर्टीज देगा बिकॉज दे आर वेरी रिन्यूएबल एनर्जी में इसराइल का काम बहुत सराहनीय है। So now, what you have to remember: West Asian Quad, I2U2, water, energy, transportation, space, health and food security, food parks का भारत में आना। ठीक है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान इज रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। अब पहली बात तो FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो व्हाट इज इट? ये एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दो प्रॉब्लम्स देखिए, दोनों ही फाइनेंशियल इश्यूज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आप इलीगल पैसे को राउंड ट्रिपिंग के थ्रू दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं और उसको जो है लॉन्ड्री करके वाइट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये पैसा जो टेररिज्म के फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों ही खतरनाक है। एंड यूजुअली अ लॉट ऑफ लॉन्ड्रेड मनी इज यूज्ड फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये एक वॉचडॉग है जो इन दोनों ही चीज़ों पर नज़र रखता है। ये देखता है कि कई कंट्रीज इसको प्रमोट तो नहीं कर रही, कहीं इसको रोकने से बच तो नहीं रही हैं, और अगर ऐसा कर रही कंट्री तो उनके लिए दो लिस्ट इन्होंने तैयार कर रखी है। एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। फर्क देखिए क्या है। ग्रे लिस्ट एक वार्निंग है, ठीक है, कि नहीं सुधरोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब ब्लैक लिस्ट एक बड़ी बात है बिकॉज ब्लैक लिस्ट में आते ही आपको फंडिंग लेना मुश्किल हो जाएगा, आपके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था और उन पे क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही थी लंबे समय तक, बट रिसेंटली उन्हें इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो मैंने क्या आपसे कहा, ग्रे लिस्ट में मॉनिटरिंग बढ़ जाती है, राइट, ये देखने के लिए कि कहीं ये कंट्रीज गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट क्या है? ये वो हाई ज्यूरिसडिक्शन वाली कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारी वार्निंग भी नहीं मानी थी और इनको आपने क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई अब आप फंड नहीं ले सकते, आप उधार नहीं ले सकते। कंट्रीज को उधार की जरूरत पड़ी जाती है, जैसे पाकिस्तान को रिसेंट पड़ी ही थी। तो IMF से लोन लेना मुश्किल, ADB से, यूरोपियन यूनियन से। ट्रेड आपका बहुत इम्पैक्ट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंट्री में नहीं होंगे। कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि हम लोग ब्लैक लिस्ट में आए। बाय द वे, आज की डेट में नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ही ब्लैक लिस्ट में हैं, ये याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। क्या इंडिया FATF का मेंबर है? ये भी प्रीलिम्स क्वेश्चन है। हाँ जी, 2010 से अभी तक हम लोग किसके मेंबर हैं? FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए, मैंने आपको बेसिक से बताया ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, FATF का काम क्या है। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी आपको याद रखना है, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इंडिया FATF का पार्ट है। चलिए लेट्स मूव अहेड। तो रशिया टाइम एंड अगेन अपने इस एरिया में एक्सप्लोरेशंस को प्रमोट कर रहा है रिसेंटली, और इसी डिमेंशन में उन्होंने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम समिट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करी। इस बार 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो समिट था वो व्लादिवोस्टॉक में हुआ था। 4 दिन का ये पूरा जो फोरम है वो इसी आइडिया पे स्टैब्लिश्ड है कि कैसे रशिया के फार ईस्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड किया जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा, रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत ही रिच एरिया है, बहुत ज़्यादा अबांडेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर कैसे आप जो है इसको यूजेबल बनाए। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, राइट। तो सप्लाई तो बहुत है बट वहाँ काम करने के लिए लोग नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग हैं। तो व्हाट इज़ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, पहले ये याद रखें, 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आइडिया बड़ा सिंपल था कि रशिया के फार ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ।
और एज़ एन एनुअल गैदरिंग जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो यही करता है, अपना पोटेंशियल बताता है, क्या सूटेबल बिज़नेस कंडीशंस हो सकती हैं वो बताता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बताता है। एंड इस वजह से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के थ्रू रशिया ने अट्रैक्ट भी किया है। स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, मिनरल एक्सकवेशंस के फील्ड में। तो मोर और लेस इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दिस डायरेक्शन। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे इंपॉर्टेंट है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीट थी इसको वर्चुअली अटेंड किया था। और इसमें क्या क्या मुद्दे निकल कर आए इसको थोड़ा ध्यान दें। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दिशा में ये बोला गया था कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज द कोविड-19 पैंडेमिक, इन दोनों की वजह से सप्लाई चेन बड़ी इम्पैक्ट हुई है। तो सप्लाई चेन के इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया। इसीलिए पीएम ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि जो इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। नाउ एज आई सेड, इंडिया के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनीवे एनर्जी फील्ड में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। और इसी डिमेंशन में 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कमिटमेंट अनाउंस किया था, जिसको बोलते हैं हम एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। आइडिया ये था कि जो फार ईस्ट है उसके साथ हमारा एंगेजमेंट कैसे बढ़े। और इसमें भी जो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स निकल कर आए वो थे फार्मा, इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है, एंड डायमंड्स। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ जा सकते हैं। और बहुत सारा इंडियन इंडियन टैलेंट विद इट्स प्रोफेशनल स्किल रशिया के फार ईस्ट के डेवलपमेंट में मदद कर भी रहा है। तो हमारे हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, और उनका जो फार ईस्ट एक्सप्लोरेशन का मुद्दा है वो भी सक्सेसफुल हो गया। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसके अलावा कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्कशन हुआ, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसको हम नॉर्दर्न सी रूट भी कह रहे हैं। ये सारे इंडिया रशिया के जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि रशिया हमारे लिए, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोकिंग कोल सप्लाई करता है रशिया इंडिया को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है स्टील इंडस्ट्री में। तो आपको क्या याद रखना है? ईस्ट इकोनॉमिक फोरम एजेंडा क्या है? रशिया का फार ईस्ट का डेवलपमेंट। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या क्या बातें हुई ये आप याद रखिएगा। एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी किससे रिलेटेड है? रशिया के फार ईस्ट से। प्लीज इसको एक्ट ईस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, दैट इज डिफरेंट। लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट आई थी, जो इंडिया के ईस्टर्न नेबर्स के लिए आई थी। ये एक्ट फार ईस्ट है, जो किसके लिए आई है? रशिया के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। नाउ ये जो 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये किससे रिलेटेड है, इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये जो 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसको समझने के लिए पहले बात कर लेते हैं WTO क्या है। तो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गैट बना, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमको लगा कि गैट इनफ नहीं है, तो हमने बनाया WTO। तो आप ये कह सकते हैं कि गैट इज सक्सेसर ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ WTO, या फिर WTO इज सक्सेसर ऑफ गैट, एनी विच वे आपको पता होना चाहिए। WTO का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड कहते हैं, वो स्मूथली फ्लो कर सके, उसमें बैरियर्स कम से कम हो, और एक सेट स्टैंडर्ड हो। राइट, कुछ रूल्स हो, कुछ प्रोविजंस हो, जिसके हिसाब से दुनिया भर के देश काम करें। तो ऐसा ना हो कि ट्रेड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो और सब अपने अपने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने लगे। आज की डेट में 164 कंट्रीज WTO का पार्ट हैं, विच इज़ अबाउट 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं WTO कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मुझे बताइएगा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में, आई वेट फॉर योर आंसर्स। नाउ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए, WTO की जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हर 2 साल में एक बार मिलती है, उसको हम WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ WTO आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, ट्रेड अग्रीमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं। एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो इसकी मीटिंग हुई है, दैट इज द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। Where is Geneva? In Switzerland. So this was co-hosted by Kazakhstan, ये आप याद रखें। और मेजर जो उसके आउटकम्स हैं वो हम एक बार क्विकली देख लेते हैं।
नाउ सबसे पहले ये कहा गया कि जो डब्ल्यूटीओ के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, यानी वो बेसिक्स जिन पे डब्ल्यूटीओ बना है, हम उसको लेकर बहुत कमिटेड हैं और हम ये डेफिनेटली स्टैंड करते हैं कि वी शुड बी कमिटेड टू स्टैब्लिशिंग डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के जो बेसिक रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो किया जाए, फिर चाहे वो डेलिब्रेशन के समय हो, नेगोशिएशन के समय हो, मॉनिटरिंग के समय हो, जो बेसिक्स है डब्ल्यूटीओ को हमें नहीं भूलने हैं। ऑल्सो ये भी डिसाइड किया गया कि एक ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, और इसकी एक डेडलाइन भी डिसाइड की गई, दैट इज 2024। भी याद रखें। अच्छा, एक मेजर मुद्दा जो डिस्कस हुआ और जो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, दैट इज अबाउट फिशिंग सब्सिडीज। तो देखिए, कई समय से ये बात डब्ल्यूटीओ में चल रही है दैट फिशिंग, ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। तो बेसिकली डेवलप्ड वर्ल्ड का ये मानना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं इन द फिशिंग सेक्टर, की वजह से बहुत इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग है, एंड दैट इज डिप्लीटेड द ग्लोबल फिश स्टॉक। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ओवर फिशिंग। तो बात ये निकल कर आ रही है कि जो ये फिशिंग सब्सिडीज हैं वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू एक्चुअली कम डाउन टू अ पॉइंट जहाँ इन्हें अबॉलिश कर दिया जाए। बट ऑब्वियसली ये बात इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सही नहीं लग रही, बिकॉज उनका ये कहना है कि हम इन सब्सिडीज़ के थ्रू हमारे स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसनल फार्मर्स, ट्रेडिशनल फार्मर्स, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो क्या ये ठीक होगा कि हम सब्सिडीज़ को इस तरह से एलिमिनेट कर दें? तो हमारे लिए अच्छी खबर ये है दैट वी वर एबल टू गेट सम कंसेशंस इन द एग्रीमेंट, इन द सेंस दैट वी वर अलाउड टू कंटिन्यू विद सम ऑफ द सब्सिडीज। ये बात भी याद रखिएगा, कंसेशंस। ओके, नाउ अग्रीमेंट ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। अब देखिए, हमें पता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें बहुत सारे आईपीआर पेटेंट्स को वेव किया गया था, यानी ये टेम्परली डिसाइड किया गया था कि इस पे पेटेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको पेटेंट होल्डर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। 5 साल के लिए इनिशियली इसको डिसाइड किया गया था। आइडिया इनिशियली ये कोविड पीरियड के समय डिसाइड किया गया था और अब इसे 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, कारण क्या है? सिंपल रीज़न है कि इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो कंट्री इसे बना रहा है वो पहले उसे अपने लिए यूज़ करेगा, और इमरजेंसी सिचुएशन में जिन कंट्रीज़ के पास उसका आईपीआर नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा डायर सिचुएशन में आ जाएगी। तो बाकी कट ऑफ ना हो, एंड कोविड-19 स्टिल बीइंग अ रियलिटी, वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर ये अग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ में किया गया। दे कैन आस्क यू, which of the following were the outcomes of 12th ministerial conference at WTO? तो आपको याद रखना है, कीवर्ड्स बस याद रख लें, एंड फिशिंग सब्सिडीज याद रखें, आईपीआर का वेवर याद रखिए, कैसे कमिटमेंट रीइंफोर्स किया गया ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम पे बात हुई। सो दे विल गिव यू पॉइंटर्स एंड दे आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप जो भी याद करेंगे और आपका आंसर भी ठीक जाएगा। By the way, do let me know in the comment section how did you like the video? I mean, did it help you or not? Whatever. Good and bad comments both. Now, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर जो यहाँ से WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया, दैट इज अबाउट ई ट्रांसमिशंस। अब ई ट्रांसमिशंस देखिए क्या है। ई ट्रांसमिशंस बेसिकली उन गुड्स की सेलिंग है जो डिजिटल इन नेचर, डिजिटल प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल प्रोडक्ट्स? लेट्स से कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो क्लिपिंग है, कोई आर्टिकल है, राइट? तो विच आर डिजिटली मेड एंड विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्मेट। तो अब सवाल ये चल रहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हुए थे, तब डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि हम इस पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएँगे। कारण यही था कि उस समय इंटरनेट रिलेटिवली न्यू था और हम उसको प्रमोट करना चाहते थे। बट 1998 के बाद इस एग्रीमेंट को पीरियोडिकली रिन्यू किया जा रहा है और कोई टैरिफ कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं लगाई जा रही। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए परेशानी है, दे लूज़ ऑन अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। वो चाहते हैं भैया इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। तो एज यू कैन सी 50 बिलियन यूएस डॉलर्स हम जो है लूज आउट कर रहे हैं ऑन 49 डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी हम लोग ये पिच कर रहे थे कि भैया इस पे आप जो है कस्टम ड्यूटी लगाने दें। बट इसका रिजल्ट ये निकल कर आया, ये कहा गया कि अभी के लिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बट कब तक एक्सटेंड कर रहे हैं? या तो 31 मार्च 2024, या फिर जो नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तब तक। तो विच एवर इज अर्लियर, तब तक हम जो है इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे।
ई ट्रांसमिशंस भी आप लोग याद रखें, डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कॉन्टेक्स्ट में ई ट्रांसमिशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ 32nd नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नेटो समिट, इसको भी थोड़ा सा देख लें, समझ लें। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं कोल्ड वॉर एरा में, जब दुनिया में बाईपोलर वर्ल्ड का क्रिएशन हो गया था। अब इस बाईपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब है? दो गुट बन गए थे। एक तरफ था हमारे पास यूएसए और एक तरफ था हमारे पास यूएसएसआर। तो यूएसए ने 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी से एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया। आइडिया उनका ये था कि सोवियत यूनियन जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद बड़ा सारा एक्सपेंशन कर रहा है और हमें इस एक्सपेंशन को रोकना होगा। और इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो ग्रुप बनाया गया वो बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 4 अप्रैल 1949। कौन सी ट्रीटी से बना? वॉशिंगटन ट्रीटी। का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? ब्रुसल्स, बेल्जियम। अच्छा, इसके ऑपोजिशन में यूएसएसआर भी एक ग्रुपिंग लेकर आया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी ग्रुपिंग थी वो। तो इनिशियली इसमें 12 नेशंस थे और आज की डेट में नेटो में 30 नेशंस हैं। अब नेटो की जब हम बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 5 ऑफ नेटो टॉक्स अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है क्या? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी अगर ये 5 देश नेटो के मेंबर्स हैं तो अटैक ऑन एनी वन ऑफ द मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल, और उसी तरह से हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो अगर आप हमारी एक कंट्री को मारेंगे ना, तो हम ये मानेंगे कि आपने सबको मारा है, सब मिलकर आपसे बदला लेंगे, ब्रो कोड और सिस्टर कोड व्हाटएवर। राइट, ये है आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, जिसको कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। आई रिपीट, अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। याद क्या रखना है आपको? 32nd नेटो समिट हुई, वो कहाँ पर हुई? मैड्रिड, स्पेन में। तो चेयर किसने किया था? नेटो के सेक्रेटरी ने, जिनका नाम है जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। 32nd नेटो समिट। अब की पॉइंटर्स इसमें क्या निकल कर आए, फटाफट देख लेते हैं। पहली बार चाइना को एड्रेस किया गया नेटो में, राइट, उसको पॉइंट आउट किया गया। नेटो ने ये भी कहा कि भैया रशिया जो है अलाइड सिक्योरिटी को एक डायरेक्ट थ्रेट है, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। पैकेज देने की बात की गई यूक्रेन को, कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट पैकेज। एंड ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना है इस बार की नीटो समिट से, एंड दैट इज चेंजेस इन आर्टिकल 5। क्या चेंज हुए जी आर्टिकल 5 में? मैंने अभी आपको बताया कलेक्टिव सिक्योरिटी है आर्टिकल 5। तो उसमें एक बड़ा अटैक ऐड किया गया, इस साइबर अटैक। तो 1949 में तो साइबर अटैक्स रियलिटी नहीं थे, पर आज तो साइबर अटैक रियलिटी है। ये कहा गया कि भैया जब हम कह रहे हैं अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल, दैट इंक्लूड्स साइबर अटैक्स एज वेल। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एंड स्वीडन एंड फिनलैंड को ऑफिशियल इनविटेशन दिया गया टू ज्वाइन नेटो। तो फिनलैंड ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है 4 अप्रैल को। नाउ वी हैव 31 मेंबर्स इन नेटो। नेक्स्ट इज यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। अब ये भी बड़ा एक न्यूज़ रहा आफ्टर रशिया यूक्रेन। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो यही है। तो हुआ क्या, यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, राइट। एंड इस बात को लेकर चाइना को बड़ी तकलीफ हुई। तो क्यों तकलीफ हुई ये हमें समझना है, राइट। तो देखिए परेशानी ये है कि ताइवान अपने आप को एक सॉवरेन नेशन मानता है। वो कहता है हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, जबकि चाइना ये कहता है कि नहीं, ताइवान हमारा ब्रेक अवे प्रोविंस है और हम सूनर और लेटर इसको अपने अंदर मिला लेंगे। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। ताइवान अपने आप को कहता है कि हम सॉवरेन है, चाइना कहता है नहीं, ताइवान हमारा है, हमारा ब्रेक अवे प्रोविंस है और हम एक दिन इसको अपने अंदर ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैप में, इफ यू कैन लुक एट दिस स्लाइड, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना और ये है आपका ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट एक्चुअली कनेक्ट्स चाइना विद ताइवान। अच्छा, यहाँ आप देखें तो यहाँ है यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन। अब एग्जाम पर्पज से याद रखें, यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन बेसिकली वो आइलैंड्स हैं जो प्रो यूएस माने जाते हैं। तो वो आइलैंड्स जो यूएसए की तरफ हैं, जिनकी लॉयल्टी यूएसए की तरफ है, जिनके रिलेशंस यूएसए की तरफ है, तो हम यूएस फर्स्ट आइलैंड चेन के नाम से जानते हैं ना। अब
जैसा कि मैंने आपको कहा ताइवान एक आइलैंड नेशन है जो कि चाइना की ईस्ट कोस्ट पे है। बीच में ताइवान स्ट्रेट है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन जिनके रिलेशंस किसके साथ अच्छे हैं, यूएसए के साथ। और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें? जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सारे प्रो यूएस हैं, राइट। और इन्हीं को फर्स्ट आइलैंड चेन के नाम से जाना जाता है। अब ये टसल क्या है? तो मैंने आपसे कहा चाइना, जिसका ऑफिशियल नाम बाय द वे है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो ये कहता है कि ताइवान हमारा ब्रेकअवे प्रोविंस है, जबकि ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिएगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज चाइना, ताइवान अपने आप को क्या कहता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहता है भैया हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इस किसी रीयूनिफिकेशन में नहीं मानते, हम नहीं चाहते कि चाइना हमें अपने अंदर ले, और हम इस रीयूनिफिकेशन के अगेंस्ट है। देखिए, दुनिया भर में सिर्फ 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ सॉवरेन नेशन, और वो भी ज़्यादातर आइलैंड नेशंस हैं। अब सवाल आता है कि यूएस का क्या इसमें मुद्दा है और नैन्सी पेलोसी के आने से इतनी परेशानी क्यों हुई? तो देखिए, यूएस का ना इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। दो चीज़ें हैं, एक है वन चाइना पॉलिसी और एक है वन चाइना प्रिंसिपल। ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं, इसको समझते हैं। जस्ट इन सम टाइम वील अंडरस्टैंड दिस। अभी के लिए समझ लीजिए कि यूएसए वन चाइना पॉलिसी में मानता है, वन चाइना प्रिंसिपल में नहीं मानता। एंड व्हाट डू यू मीन? तो वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएस ताइवान को वेपन्स भी सप्लाई करता है, ऑफिशियल रिलेशंस भी रखता है, पर ये नहीं मानता कि ताइवान एक सेपरेट एंटिटी है। साथ में यही कहता है कि चाइना दुनिया में एक ही है एंड दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते और ये नहीं मानते कि बीजिंग को ताइवान पे अटैक करके रीयूनिफिकेशन करना चाहिए। तो हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं मान रहे, लेकिन हम इन्वेजन के भी फेवर में नहीं है। आप समझ लो कितना डेलिकेट पोजीशन है और कितनी लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, इसीलिए चाइना के पेट में दर्द हुआ कि क्या आप यहाँ जाकर ये प्रूव करना चाह रहे हैं ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है? ताइवान तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ताइवान तो हमारी टेरिटरी है। और इसी वजह से रिलेशन जो है काफ़ी है प्रॉब्लम में आ गए। दैट एक्चुअली लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद ताइवान के जो एयर स्पेस है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स चाइना ने क्रिएट करी। इंडिया की इस कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेशन है? याद रखना, भारत जो है, हमारा कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई ताइवान के साथ नहीं है, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं और हम भी ये नहीं मानते कि जो है ताइवान इंडिपेंडेंट नेशन है। तो ऑब्वियसली इंडिया चाइना के बीच में खटपट चलती रहती है। तो कभी ये अगर बैलेंस ज़्यादा खराब हुआ, we taking sides with Taiwan, right? So we also reside in that difficult little balance between uh, being with Taiwan and not being with Taiwan, right? अब चाइना ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मैंने आपको कहा मिलिट्री एक्सरसाइजेस ताइवान के अराउंड बढ़ा दी, अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, नेवल प्रेजेंस बढ़ा दी और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। क्या एक बहुत सारा फूड स्टफ इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ताइवान, तो दैट ऑल्सो वॉज प्रोहिबिटेड। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी कि वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। वन चाइना पॉलिसी के तहत हम ये मानते हैं कि अंडर द पॉलिसी कंट्री शुड रिकॉग्नाइज एंड हैव फॉर्मल टाइज विद चाइना rather than the island of Taiwan। हम मानते हैं चाइना सीज इज अ ब्रेकअवे प्रोविंस एंड वो ये कहता है कि वील रीयूनिफाइड वन डे। तो वन चाइना प्रिंसिपल में चाइना ये कहता है कि भैया ताइवान हमारा पार्ट है और हम एक दिन इसको रीयूनिफाई कर लेंगे। इसीलिए हम वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं मानते, हम किसको मानते हैं? वन चाइना पॉलिसी। ताइवान अलग नेशन नहीं है और देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए वो सिर्फ चाइना के साथ होने चाहिए जैसा कि हमारे हैं। So what is the difference between policy and principle? Principle involves the idea of reunification, the idea of China taking into its part of Taiwan, which China says belongs to China, right? Now, ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है, बट इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? या ताइवान ना सेमीकंडक्टर्स के जोन 65% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ चिप्स करता है, सेमीकंडक्टर चिप्स। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स इज नॉट ओनली द प्रेजेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर। ये सारी जो इसकी सप्लाई चेन है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, ये बहुत सफ़र कर सकती है। चाइना 5% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ चिप कंट्रोल करता है, जो इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा।
तो थोड़ा सा याद रखना सेमीकंडक्टर का एंगल भी, इफ नॉट इन प्रीलिम्स, दिस कैन हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स इन योर मेंस. Next is about 19th India ASEAN Summit. Now, before we go on to this summit, let's first understand what is ASEAN. So, ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations, right? This is again a regional grouping. किस एरिया की? साउथ ईस्ट एशिया की. आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो कौन से एरिया की है ये? साउथ ईस्ट एशिया की. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग है. जल्दी से हम इसके मेंबर्स याद कर लेंगे एक क्विक ट्रिक से. दैट इज EPL TV मिमिक्स. EPL TV मिमिक्स. तो B stands for Brunei, P for Philippines and L for Laos. Brunei, then Philippines and Laos. TV stands for Thailand and Vietnam. Mimic stands for Myanmar, Indonesia. Then C से हो गया आपका कंबोडिया, M से हो गया मलेशिया और S से हो गया सिंगापुर. तो BPL TV मिक्स फटाफट याद करें, याद हो जाएगा. ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार. मालदीव्स इसमें नहीं है, याद रखिएगा, मालदीव साथ में है. C फॉर कंबोडिया एंड S फॉर सिंगापुर. 1967 में बैंकॉक में ये बना था और बैंकॉक में बनने की वजह से इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन की साइनिंग या एशियन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है. तो एशियन का स्टैब्लिशमेंट एशियन डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ. और जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है एनुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो सबको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं एंड देन रोटेट करता है इनका जो चेयर है एनुअली. अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? या हमारे नेचुरल पार्टनर्स हैं ये. साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा बहुत सारा कनेक्ट है, बहुत सारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है. तो इसी डायरेक्शन में हमारी 19th इंडिया एशियान समिट हुई है, जो कहाँ हुई थी? फिनोम फेन. कहाँ पर? कंबोडिया में. और अब हमने हमारी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाकर कह दिया है, अब हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. देखिए ये एक फैंसी टर्म है. बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ये मतलब है कि हमने आपस में सारे रूल्स, गाइडलाइंस, दोनों देशों के बीच में किन किन एरियाज में कोऑपरेशन होगा, उनकी डिटेल्स को लिस्ट डाउन कर दिया है. हर एरिया में कोऑपरेशन है और बाकायदा प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है, एवरीथिंग इज गॉन इनटू रिकॉर्ड. इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज जिन पे फोकस किया जाएगा वो भी देख लीजिए. दैट इज मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक, साइबर सिक्योरिटी. ये स्पेसिफिक एरियाज हैं CSP के. इसके अलावा इंडिया ने एडिशनल आउटले देने की बात की है ऑफ $5 million एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड को. ऑल्सो जो एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट है उसको एक्सपेडाइट करने की बात की गई है. देखिए ये जो अग्रीमेंट है इसका मेजर आइडिया ये है कि एशियन मेंबर स्टेट और इंडिया इस तरह से ट्रेड करें कि धीरे धीरे हम अपनी को एलिमिनेट कर दें एटलीस्ट ओवर 75% गुड्स. तो 76.4% गुड्स ऐसे हों जिन पे कोई ड्यूटी ना लगे. सो यू गेटिंग इट, दैट विल मेक द ट्रेड वेरी वेरी फ्री. दैट इज द एंटायर आइडिया. So the next news is about India USA युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज. देखिए 18th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इन द इंडियन मिलिट्री एंड द US मिलिट्री, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? औली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. कब? दिसंबर 2022 में. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, फैक्चुअल स्टफ है. पीस कीपिंग इसका मुख्य एजेंडा था. हम सब जानते हैं इंडिया USA दोनों ही पीस कीपिंग ऑपरेशंस में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, with India being one of the largest contributors to UN peacekeeping forces. यहाँ पर और सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम USA के साथ करते हैं वो भी मैंने आपके लिए लिस्ट करती हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया विच इज रिलेटेड टू एयरफोर्स एंड एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ. तो ये थोड़ा आप याद रखें. मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारी एक्सरसाइज है मालाबार, जो हम US के साथ करते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया. सो इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए ये क्या है? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज. जस्ट अ फैक्चुअल, बाय द वे एक्सरसाइजेस का ही सिर्फ एक टेस्ट है. पूरा टॉपिक हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस पे लेकर आएंगे, जहां ये सारी एक्सरसाइज आपके साथ कवर की जाएंगी. तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉर्म्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे आपसे पूछ लेंगे कि बताइए नॉर्म्स क्या है, तो लिख देंगे इट इज़ अ स्ट्रेन ऑफ वायरस. तो हमें लगेगा कि H1N1, NORMS.
looks like it's a virus. So no, आपको याद क्या रखना है, norms stands for new orientation for reformed multilateral system. क्या बोला मैंने? New orientation for reformed multilateral system. ये क्या है? नॉर्म्स है. तो बेसिकली इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट करा है यूएन को, विच इज कॉल्ड न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, जिसमें उन्होंने हमने ये बताया है कि कैसे यूएन अभी जो ग्लोबल रियलिटीज हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसमें कई सारी चेंजेस की जरूरत है, और तीन मुख्य लेवल्स पर ये चेंजेस होने चाहिए, दैट इज पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स. क्या क्या बोला मैंने? पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स. देखिए ये पूरा जो करने का रीजन क्या है, हम जानते हैं इंडिया हैज बीन आस्किंग फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. हाँ, अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना. ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के. देखिए इसी में एंट्री के लिए एक ग्रुप बना, अपने आप को बोला ग्रुप ऑफ 4. का जो मेजर आइडिया है वो ये है, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और हम एक दूसरे की बिड को प्रमोट करते हैं. तो इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी 4 कंट्रीज हैं इसमें. इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी, जिनका क्या कहना है दैट वी फोर शुड बी इंक्लूडेड इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल permanent as permanent members to take the number to 9. यू गेटिंग माई पॉइंट? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए जो ग्रुप आया उसको हमने क्या बोला? G4. ऐसे ही वी हैव यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसको हम कहते हैं कॉफी क्लब. अब देखिए ये क्यों आया जी, ये आए एज ऑपोजिशन टू G4. तो इन्होंने क्या बोला, नहीं, अगर हम कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन करते हैं तो वो कंसेंसस के साथ होना चाहिए, सिर्फ इन 4 कंट्रीज को आपने इंक्लूड नहीं करना है. तो एक तरह से इन ऑपोजिशन टू G4 जो क्लब आया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफी क्लब या फिर यूनाइटेड फॉर कंसेंसस. अब पाकिस्तान तो इसमें होना ही है, इसके अलावा इटली, अर्जेंटीना एंड स्पेन. तो पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना एंड स्पेन. याद क्या क्या रखेंगे? G4 याद रखेंगे और यूनाइटेड फॉर कंसेंसस याद रखेंगे. टेक नोट ऑफ दिस. देन G20. अभी ग्रुप ऑफ 20 क्या है? तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 तो आपकी कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है. इस साल के लिए G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है. तो भैया आपको सब इसके बारे में पता होना चाहिए. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. नाउ आप देखिए इसमें ऑफ कोर्स एज आई सेड 19 कंट्रीज हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन है इसमें, और दुनिया के एडवांस देश, इमर्जिंग नेशंस. सो इट्स अ मिक्स ऑफ इमर्जिंग नेशंस एज वेल एज द एडवांस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन G20 में आती है. तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. लास्ट ईयर देखिए G20 की जो समिट है वो इंडोनेशिया में हुई थी और दिसंबर में फिर हमने उसकी जो है मेंबरशिप ले ली. एंड नाउ ऑफ कोर्स इन 2023 विल बी होस्टिंग द समिट इन इंडिया. अब आपने क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लीजिए. सबसे पहली बात, G20 की कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, राइट? इसीलिए आप देखते हैं जो लीडरशिप है वो ट्रांसफर होती रहती है, राइट? प्रेसिडेंसी जो है ईयर ऑन ईयर ट्रांसफर होती रहती है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या बनाया गया? G20 ट्रॉयका. अब इस ट्रॉयका का क्या मतलब है? देखिए ट्रॉयका का मतलब होता है 3, राइट? G20 ट्रॉयका में बेसिकली क्या किया जाता है, इससे पहले वाली चेयर, अभी की चेयर और इसके बाद वाली चेयर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ट्रॉयका. हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड हो सके. पिछले साल जो किया गया उसके कोलैबोरेशन के साथ प्रेजेंट चेयर काम कर सके और उसके कोलैबोरेशन के साथ नेक्स्ट चेयर काम करे. तो मिलकर क्या बन जाएगा? ट्रॉयका. अब प्रीवियस G20 ट्रॉयका में कौन कौन था? इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया. क्योंकि अब किसके पास आने वाली थी? इंडिया के पास. तो प्रीवियस था इटली, प्रेजेंट था इंडोनेशिया और नेक्स्ट था इंडिया. अब G20 ट्राइको में कौन है? इंडोनेशिया पिछला, इंडिया प्रेजेंट और नेक्स्ट G20 कहाँ होने वाली है हमें पता चल गया, ब्राज़ील. तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील इज द G20 ट्रॉयका एट प्रेजेंट. तो आपने याद क्या क्या रखना है? कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, लीडरशिप एनुअली ट्रांसफर होती है और इससे क्या बनता है? G20 का ट्रॉयका. सुनिए, देखिए एग्जाम में आपसे G20 की मेंबर कंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं.
तो हम क्या करेंगे, क्विक ट्रिक से G20 कंट्रीज को याद कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक है जी, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। देखिए क्या होगा ना, अगर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हमें ना किसी ट्रिक से एक बार आती हैं कंट्रीज, इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई दैम। तो एक दो बार इसको बोल लें आप, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। अब गुरुजी में जी इज फॉर जर्मनी, यू इज फॉर यूएसए, R is for Russia and U is for UK। तो क्या क्या हो गया, जर्मनी, यूएसए, रशिया एंड यूके। जर्मनी, यूएसए, रशिया एंड यूके। गुरु जी, जे हो गया जापान, आई हो गया इंडिया। गुरु जी सीता, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गया आपका सीता। गुरु जी सीता अब हो गया अर्जेंटीना एंड ब्राजील। एसएससी साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। एफसीआई फ्रांस, चाइना, इटली में काम करती है, तो मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। जस्ट रिवाइज इट 2 और 3 टाइम्स, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। अब देखिए क्या याद रखना है, लास्ट ईयर नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुई ये समिट G20 की, और इसमें अडॉप्ट किया गया बाली डेक्लेरेशन। ये आपको याद रखना है। कौन सा डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जी, बाली डेक्लेरेशन। नाउ जो मेजर आइडिया था बाली डेक्लेरेशन का, वो था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ये भी क्वेश्चन बनेगा। और अब प्रेसिडेंसी किसको मिली है, इंडिया को, ये भी सवाल बनेगा। तो इंडिया को प्रेसिडेंसी कब हैंड ओवर हुई, 1 दिसंबर को, और हमारे पास कब तक रहेगी, 30 नवंबर इस साल तक। फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट कंट्री को, वो कौन सी अभी बताया था, ब्राजील। ट्रॉय का याद रखना है। अब इससे पहले यानी लास्ट ईयर का जो मोटो था G20 का, दैट वाज रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। बट इस बार का, क्योंकि कोविड आया था, तो कोविड के बाद रिकवरी वाज द मेजर थीम। इस बार का थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आपने सब जगह भी लिखा हुआ देखा होगा, विद इंडिया होल्डिंग द प्रेसिडेंसी। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट न्यूज आई है अबाउट इंडियाज सॉफ्ट पावर। बेसिकली एक टर्म यूज किया गया है पहली बार, स्मार्ट पावर। अब देखिए टर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी बड़े फेवरेट हैं यूपीएससी के, पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट पावर, तो वहां ये आपके काम आएगा, सुन लेना। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी, एंड द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस। तो इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन। तो पहले 2-3 शब्द समझ, एक होता है सॉफ्ट पावर, एक होता है हार्ड पावर। अगर आपने ये समझ लिया, हार्ड पावर समझना बड़ा आसान है। देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब है जब आप कोerशन का इस्तेमाल ना करके परसुएशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप अपना अग्रेसिव नेचर ना दिखा के किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब योगा के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू अपनी बातें दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर है। जब आप कोerशन का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हार्ड पावर है। जैसे आप अपनी मिलिट्री कैपेसिटी दिखाते हैं, जैसे आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं, तो वो हार्ड पावर है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या कमिंग टुगेदर है, उसको हम स्मार्ट पावर कहते हैं। तो बेसिकली एमईए का ये कहना है कि आज की डेट में सिर्फ सॉफ्ट पावर से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ हार्ड पावर से भी काम नहीं चलेगा, हमें इन दोनों का मिक्सचर यूज करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे, सम हार्ड पावर सम सॉफ्ट पावर, तब क्या होगा, हमारी कहानी सक्सेसफुल हो पाएगी एंड इंडिया विल बी एबल टू स्टैब्लिश इट्स डिप्लोमेसी करेक्टली। तो जुडिशियस ब्लेंड ऑफ सॉफ्ट पावर विथ हार्ड पावर को क्या कहा जाता है, स्मार्ट पावर। देखिए आपके प्रीलिम्स मेंस के आंसर्स में भी आप इस टर्म का यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट हमें पता होनी चाहिए कि सॉफ्ट पावर के ना एलिमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर सॉफ्ट पावर बनाते हैं। तो एक तो हो गया आपका कल्चर, डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर पूरी दुनिया में फैले हैं। देन टूरिज्म, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देन आयुष। व्हाट इज आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध्या, होम्योपैथी, यानी कि जो ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स हैं, वो आयुष में आ गए। हमारा मीडिया एंड सिनेमा, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। अब ये सब देखिए पर्सुएशंस हैं, ये सब कोर्जन्स नहीं है, इसलिए किसका पार्ट है, इंडिया के सॉफ्ट पावर का पार्ट है। देन इजिप्ट,
चीफ गेस्ट एट द इंडिया 74th रिपब्लिक डे। तो अभी रिसेंटली हमारा 74th रिपब्लिक डे था, और उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। वन, बिकॉज राजपथ की रीनेमिंग हुई है रिसेंटली टू कर्तव्य पथ, और रीनेमिंग के बाद जो पहला रिपब्लिक डे डे था वो 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और इसमें हमने इजिप्शियन आर्मी के कंटिजेंट को बुलाया, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जो है चीफ गेस्ट थे, तो ऑफ कोर्स वहाँ की आर्मी ने भी अपने कंटिजेंट जो है प्रस्तुत किया। नाउ हम ये इजिप्ट के साथ अपने रिश्ते और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जा रहे हैं बिकॉज एक तो आपने उनको चीफ गेस्ट बुलाया है। द सेकंड बिग न्यूज़ इज G20 की जो मीटिंग हम लोग होस्ट करने वाले हैं, समिट होस्ट करने वाले हैं, उसमें इजिप्ट हमारा गेस्ट कंट्री है। नाउ यू गेट इट कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नो अबाउट। देन हम ये भी याद रखें कि हमने अपने टाइस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक हम ले गए हैं। देखिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अगेन मतलब ये है कि हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। तो इससे भी ऊपर चढ़ गए तो उसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। वी आर नाउ हैविंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इजिप्ट। वी नो व्हाट हैपेंड इन 2011, राइट? तहरीर स्क्वायर में जो अरब स्प्रिंग को लेकर प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट हुए, जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, उसके बाद इजिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, एंड फाइनली मिलिट्री कू के बाद 2013 में प्रेसिडेंट अल सीसी पावर में आए थे, राइट? एंड देन 2014 इलेक्शंस के बाद ही इज बीन द प्रेसिडेंट, एंड वी हैव कॉल्ड हिम। आपको ये याद रखनी है, नॉट टू मच टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द नेम। रिमेंबर कि उनकी कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। रिमेंबर कि वो गेस्ट कंट्री हैं G20 के लिए, एंड अब हम उनके साथ कैसे रिश्ते रखते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी किसके साथ? इजिप्ट के साथ। ये दो कंट्रीज जिनके साथ हमारे रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं, दैट इज़ कतार एंड नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। मतलब ज़रूरी सबके साथ हैं। इस साल के एग्जाम के लिए इन दोनों के रिश्तों को आप तैयार कर लें। एंड द रीज़न इज दोनों ही के साथ हमारे रिलेशंस को 50 ईयर्स हो गए हैं। तो ये जो 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 25 ईयर्स किसी कंट्री के साथ होते हैं ना, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा देख लें, right? This year, that is 2023, marks 50 years of establishment of full diplomatic relations between India and Qatar, as well as India and South Korea. And that is why एक टेबल के थ्रू हम इसको इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है कतार के साथ। मुझे कैपिटल बताइएगा ना कतार की। आई वेट, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, इस एरिया से, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट में आती हैं कतार के साथ और कौन सी इंपोर्ट में आती हैं। तो देखिए, कतार से हमें मिलता है LNG, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LPG पेट्रोलियम गैस, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या क्या करता है कतार को? सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हम उनको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कतार को, राइट? और देते क्या है, यानी इंपोर्ट क्या करते हैं? LNG, LPG, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। इसको ध्यान दे लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। कतार जो है वो हमारा लार्जेस्ट सप्लायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG है। इसलिए आप देखते हैं कतार इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडियाज एनर्जी सेक्टर। ये भी आप याद रखें। ऑल्सो टेक नोट ऑफ दिस, इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज। देखिए, दोनों ही कंट्रीज ना एंटरप्रेन्योरशिप को रिसेंटली बहुत प्रमोट कर रही हैं। तो एक जॉइंट इनिशिएटिव हम लेकर आए ताकि दोनों कंट्रीज के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा पहुंचा सके। एंड इंडिया जो है टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कतार की। डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड टॉप 3 सोर्सेज ऑफ इम्पोर्ट ऑल्सो। तो एक बैलेंस भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में जो हम परेशानियां देखते हैं वो यहाँ नहीं है, राइट? देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो ज़ैर अल बहार, दैट इज रोर ऑफ द सी, नेवल एक्सरसाइज होती है भारत और कतार के बीच में। देन कल्चरल फेस्टिवल्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरा ऑल्सो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी है वहां पर ऑफ 8 लाख पीपल। सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रिंग्स टुगेदर। कतार फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत हमें मेडिकल रिलीफ भी उन्होंने भेजा था। एंड इफ यू गो टू कतार, दे आर 14 इंडियन स्कूल्स जो CBSE करिकुलम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज ध्यान रख लीजिएगा टर्म। देन डायस्पोरा रिलेशंस थोड़ा देख लेना। कतार फंड फॉर डेवलपमेंट, इस पे भी क्वेश्चन। एंड ज़ैर अल बहार, दिस कैन ऑल्सो फॉर्म वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू साउथ। अगला देश देखिए जो मैंने आपसे कहा हमें तैयार करना होगा, दैट इज साउथ कोरिया।
रीजन बीइंग इनके साथ भी हमारे 50 इयर्स जो डिप्लोमेटिक टाइज के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। रिलेशंस कॉन्स्यूलर लेवल पे तो 1962 से ही चल रहे हैं, बट वी हैव मेड इट इनटू डिप्लोमेटिक टाइज सिंस 1973। तो उसको जो है 50 साल अभी पूरे हुए हैं। अब इस ओकेजन पे देखिए एक वॉकिंग पिलग्रिमेज जो है होगी बाय अ ग्रुप ऑफ 108 बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो साउथ कोरिया से आएंगे। तो हम जानते हैं भारत वो जगह है जहाँ से बुद्धिज्म जो है शुरू हुआ, बुद्धिज्म का जनक है। और साउथ कोरिया में बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ करना था। एक कॉरिडोर वॉक है ये पूरी, सारनाथ से लेके श्रावस्ती तक। ये पूरा वही एरिया है जिससे लॉर्ड बुद्धा भी की पाथ से मूव किए थे। तो वो एक एज अ कमेमोरेशन जो है यहाँ पर किया जाएगा, एंड दिस विल एक्चुअली कम थ्रू नेपाल बिकॉज वी नो दैट बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लुम्बिनी नेपाल, राइट, विच इज राइट नाउ इन नेपाल। ये आप याद रखें। रिलेशन लेवल पे कुछ कुछ बात हम ध्यान से देख लेते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था कि हमारा साउथ कोरिया के साथ 2+2 डायलॉग होता है, राइट, व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट यूएसए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जॉइंट कमीशन मीटिंग्स होती हैं। अब ध्यान रखिएगा हमारी एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। अब देखिए ईस्ट की जब आप बात करें तो साउथ कोरिया ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है। तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वी हैव टू स्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद साउथ कोरिया। नाउ साउथ कोरिया की एक पॉलिसी है न्यू सर्दर्न पॉलिसी, जहां वो सर्दर्न नेशंस के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं। तो लुक एट हाउ इट इज कमिंग टुगेदर। हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं और वो जो है सर्दर्न पॉलिसी अपनी लेकर आ रहे हैं, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। देन हम अपने रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे चुके हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर बाइलैटरल ट्रेड की बात करें तो US$ 27 बिलियन का ऑलरेडी है, और 2030 तक $50 बिलियन अचीव करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अच्छा, मैंने आपको सेपा भी पढ़ाया है, हमारा सेपा भी साइन है इनके साथ में, राइट, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सेपा 2+2 दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ साउथ कोरिया, तो आपको याद रखनी है। अच्छा, कोरिया प्लस इनिशिएटिव थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। तो इसमें बेसिकली बोला गया कि हम कोरियन इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करेंगे इंडिया में। कौन से सेक्टर्स में? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप बिल्डिंग। तो एज जॉइंट वेंचर्स हम लोग कोरिया प्लस इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जिसमें हमने क्या बोला, मोर एंड मोर इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शिप बिल्डिंग। हमारा साउथ कोरिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन भी है। देन टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट कनेक्शंस, एक टेक्स्ट है समगुक्यूसा, इज अ 13th सेंचुरी टेक्स्ट, जिसमें ये बताया गया है कि अयोध्या से एक प्रिंसेस की शादी कोरियन प्रिंस से हुई थी और फिर उनका नाम पड़ा क्वीन ह्यू होंग ओके। So the idea is again that there have been relations since times immemorial. Cultural festivals, cultural similarities भी हैं इंडिया साउथ कोरिया के बीच में। हमारी एक्सपैट कम्युनिटी भी बढ़ रही है, एंड साउथ कोरियन community is also growing in India, and we also know how culture, how South Korean food, South Korean music is getting popular in India. Youth में काफ़ी popular है South Korean drama, right? देन फ्रेंड शोरिंग का टर्म न्यूज में था। एक यूपीएससी और एक तरीके के क्वेश्चंस पूछता है जिसमें इट पिक्स अप अ टर्म एंड देन इट आस्क यू कि इस टर्म को आप समझाएं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स फ्रेंड शोरिंग, तरीके के सवाल आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड शोरिंग का बेसिकली क्या मतलब, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उन्होंने पहली बार ये टर्म यूज किया और कहा कि यूएस शुड फोकस ऑन फ्रेंड शोरिंग। तो फ्रेंड शोरिंग का ये मतलब है जब एक कंट्री उन देशों के साथ गुड्स, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है जिनकी आइडियोलॉजी उस कंट्री के साथ मेल खाती है। यानी बेसिकली इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड, लेट अस ट्रेड विद पीपल हु आर फ्रेंड्स विद कंट्रीज हु आर फ्रेंड्स। तो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, वो हमें उसी कंट्री के साथ लेने चाहिए जिससे हमारी वैल्यूज मैच होती है, यानी कि जो हमारे फ्रेंड हैं, राइट। अब ये क्यों कहा गया? बोला इससे क्या होता है, हम उन कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होते जो हमारे लिए थ्रेट है। अब सोचिए क्यों हुआ होगा। इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो सप्लाई चेन को प्रॉब्लम पहुंचा उससे यूएस परेशान था। उन्होंने कहा अगर हम अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड होते तो ये इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हमें नहीं देखनी पड़ती। बट इसी के लिए कौन सा टर्म आया, फ्रेंड शोरिंग या फिर एलाय शोरिंग, ये भी आपको याद रखना है। देन ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव, ये क्या है? देखिए दो ग्रुप्स आपको क्लाइमेट चेंज और इस टॉपिक के लिहाज से याद रखने हैं, दैट इज G7 एंड V20।
ये जो ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव है, वो V20 द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये V20 क्या है? देखिए, V20 वो कंट्रीज, इनका कहना है दैट वी आर द मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज का अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी पर आने वाला है, तो हम 20 जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर आने वाला है। एंड वी आर द कंट्रीज विच विल बी द वर्स्ट हिट। G7 क्या है? G7 वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ग्रुप है। पहले ये G8 था, जिसमें रशिया के जाने के बाद ये क्या हो गया है? G7। अब ये है क्या? तो ये जो ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव है, इट केम आउट ऑफ द COP27, COP27, जो कि इजिप्ट में हुई थी। अब इसका बेसिक आइडिया इन्होंने ये बोला, बेसिक पॉइंट है वो ये बोला कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे वो देश जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले डिजास्टर्स से इम्पैक्ट होता है, उनको फाइनेंशियल मदद कैसे पहुंचाई पहुंचाई जाए। तो बेसिकली एक सोशल प्रोटेक्शन, एक इंश्योरेंस मेजर डेवलप किया जाए, ताकि वो देश जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकें। तो हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज्ड फ्लड। तो हाउ कैन वी प्रोवाइड हेल्प टू कंट्रीज विच आर फेसिंग सच क्राइसिस? So in case of Pakistan, Pakistan in fact became one of the first countries to receive help under this initiative. इससे क्या होगा? जो वनरेबिलिटीज हैं, लोगों की जॉब्स जाना, गवर्नमेंट सिस्टम्स का कोलैप्स करना, बिजनेसेस का कोलैप्स करना, ये सब रिड्यूस किया जा सकेगा। तो है क्या? सिर्फ याद रखें दैट इट इज़ एन इनिशिएटिव सो दैट वी कैन प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन कंट्रीज विच आर इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। अब मैंने आपसे कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेनेगल, ये वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हैं जिनको इसके तहत ये रिलीफ दिया गया है। और कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर्स आर जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड एंड कनाडा। अब देखो, मैं आपसे ना V20 कह रही थी, वर्स्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब आपको याद क्या रखना है? ध्यान में इंडिया मेंबर नहीं है। देखिए, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं होता ना, वहां से जरूर सवाल आते हैं। तो प्लीज याद रखना कि V20 में इंडिया नहीं है। नाउ आई विल नॉट टेल यू टू रिमेंबर ऑल द कंट्रीज, बट अगर कुछ कुछ आप याद रख सकते हैं, इंडिया के नेबर्स अगर आप याद रख लें, तो आपके आंसर्स सही हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान याद रखें, बांग्लादेश याद रखें, भूटान याद रखें, राइट? यू कैन रिमेंबर छोटा आइलैंड नेशंस है जैसे फिलीपींस, नेपाल। सो इफ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो आइलैंड नेशंस। ऐसे भी आप ये आंसर कर सकते हैं, जैसे किरीबाती एक आइलैंड नेशन है, टुवालू, वानावाटू, तो वियतनाम। वाई एम आई सेइंग आइलैंड नेशंस? हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो आइलैंड बेल्ट्स हैं उनको तो खतरा होगा ही, कोस्टारिका फॉर एग्जाम्पल। बट प्लीज यू डोंट हैव टू फॉरगेट, या इसका पार्ट नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। सबसे पहले सवाल आता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? देखिए, हर कंट्री के लिए ना क्रिटिकल मिनरल अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का सिंपल मतलब है वो मिनरल्स जो हमें प्रेजेंट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के लिए चाहिए, और जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे हम सबको पता है, ईवी इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो हमें लिथियम तो चाहिए। तो भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल क्या हो गया? लिथियम हो गया। So they are nothing but those essential minerals which are required for modern day technology is simple। अब न्यूज़ क्या है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेन में अपनी पार्टनरशिप को अच्छा करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया है कि वो $5.8 मिलियन जो है इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे। एंड इस पार्टनरशिप के थ्रू हम एक्सप्लोरेशंस करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, रिसर्च ट्रांसफर्स करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इंडिविजुअल नीड्स और कंसिडरेशंस के हिसाब से ये लिस्ट वेरी कर सकती है। देखिए, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको हर कंट्री के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में मिलेंगे, जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, क्योंकि ये ईवी बैटरीज में काम आते हैं, राइट? कंप्यूटर चिप्स में काम आते हैं, सोलर पैनल्स में काम आते हैं, सिलिकॉन फॉर एग्जांपल। सिलिकॉन, तो द पॉइंट इज सम वुड बी कॉमन बट अदर्स माइट वेरी। भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन कोलैबोरेशन विद काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर,
इन्होंने मिलकर एक क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया डिजाइन करी है 2016, जिसमें 2030 तक हमारे लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको लिस्ट किया गया, एंड दैट नंबर इज कमिंग आउट टू बी 49। तो 49 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला गया है, ये आपको याद रखना है। देन लेट अस टॉक अबाउट पेरिस क्लब। अब ये पेरिस क्लब क्या है जी, क्योंकि पेरिस क्लब सुनते हैं हमें लगता है दैट वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, बट ये पेरिस क्लब नहीं है। ये पेरिस क्लब बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है उन लोगों का जो उधार देते हैं, वो देश जो बाइलैटरल क्रेडिटर्स हैं। अब हम सब जानते हैं व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, इट वाज अ कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स, राइट। के बाद में उनको काफ़ी सारे फंड्स मिले, लोन्स मिले, वट एवर हैपेंड। अब आईएमएफ से ये लोग बेल आउट पैकेज मांग रहे थे, बट आईएमएफ ने कहा कि हमें ना अश्योरर्स चाहिए, ताकि अगर तुम नहीं दे पाए तो हम किसको पकड़ेंगे, हु वुड बी अश्योरिंग गिविंग यू अश्योरेंस, गिविंग अस अश्योरेंसेस। तो ये अश्योरेंस सर देने का काम, सर एंड मैम देने का काम करता है ये पेरिस क्लब, जिन्होंने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर ये नहीं दे रहे हैं तो वी विल बी गिविंग यू। तो इट इज एक्चुअली अ क्लब ऑफ क्रेडिटर्स जिस अश्योर्ड, जिसके बाद में आईएमएफ विल बी डिस्पर्सिंग अ वूपिंग अमाउंट ऑफ 2.9 बिलियन डॉलर्स। तो क्या है पेरिस क्लब? वेस्टर्न क्रेडिटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो स्टार्ट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो व्हाई इज इट कॉल्ड पेरिस क्लब? तो फर्स्ट टाइम अर्जेंटीना को लोन देने के लिए एक पब्लिक क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई थी पेरिस में, तब से ये नाम पड़ गया पेरिस क्लब। ये कहते क्या है कि भैया हम डेट रिलीफ सोल्यूशंस देते हैं उन कंट्रीज को जो अपने बायलैटरल लोन्स नहीं दे पा रही हैं। बट ऑब्वियसली ये कोई खैरात नहीं हो रही, कोई यहाँ पर चैरिटी नहीं हो रही, बदले में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट लिया जाता है, एंड it gets difficult at some time also, but the idea is to help countries come out of debt situations. अब इसमें जो हमारे देश हैं वो ओईसीडी का भी पार्ट है। ओईसीडी आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब याद क्या रखोगे, पेरिस क्लब में इंडिया नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिस क्लब। मैंने आपसे इससे पहले बताया था कि इंडिया V20 का भी पार्ट नहीं है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप सोचोगे तो कौन होगा, बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? यूएस होगा क्या? होगा। यूके होगा क्या? रशिया होगा क्या इसमें? जापान होगा क्या? लुक एट द कंट्रीज हु हैव मनी। इजराइल होगा, होना चाहिए क्या? यस। स्विट्जरलैंड। तो कनाडा। सो यू कैन ऑल्सो यूज योर ब्रेन्स हियर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो अ फ्यू स्टफ, जैसे कि इंडिया इसमें नहीं है। तो इफ यू रिमेंबर दैट विल हेल्प यू सॉल्व सम क्वेश्चंस। Next news is about Operation Ganga. So we know the very very sad events that happened in the Russia-Ukraine crisis. अब इसमें भारत के भी कई सारे लोग फंस गए, because so many of Indian students go to Ukraine for their medical studies. अब इनको बाहर लाने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन गंगा। तो गंगा के सहारे हम अपने लोगों को भारत लाए, ऐसे आप याद कर सकते हैं ऑपरेशन गंगा। इसके तहत क्या किया गया? देखिए, इवैक्यूएशन किया गया वहां से, हंगरी पोलैंड बॉर्डर के थ्रू हम लोग अपने लोगों को वापस लाए। ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन, एक ट्विटर हैंडल स्टैब्लिश किया गया ताकि इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, किसी को कोई मदद चाहिए तो वो वहां पर मांग सके। एवरीवन शुड बी केप्ट अपडेटेड कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो रिमेंबर, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है? यूक्रेन से। आइडिया क्या है? गवर्नमेंट ने हमारे इंडियंस जो यूक्रेन में स्ट्रैंडेड थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन का। नेक्स्ट इज ऑपरेशन दोस्त। वी नो दैट देयर वाज सैड स्टेट ऑफ इवेंट्स, अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, मैसिव अर्थक्वेक था, 7.8 एंड 7.7 ऑन द रिक्टर स्केल, वेरी ह्यूज, राइट। आफ्टर शॉक्स भी थे, और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च लॉस है फेस किया। अब ऐसी सिचुएशन में भारत ने जो मदद भेजी, दैट वेंट अंडर ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त क्या है? विच वेंट एज अ हेल्प टू टर्की एंड सीरिया। आपको याद भी होगा टर्की ने हमें अपना दोस्त कहा था इन वन ऑफ इट्स ट्विटर हैंडल्स, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त। बहुत जल्दी विद इन 12 आवर्स हमारी रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंच गई थी, राइट। तो ऑपरेशन दोस्त वाज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, राइट, ये भी आप याद रखेंगे। एंड
एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भेजी गई, फील्ड हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश किए गए, मेडिसिन, मटेरियल, इक्विपमेंट सब कुछ भारत की तरफ से टर्की गया। ये जो सारा हम डिजास्टर के समय पर हेल्प करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी एज इन, देखिए, जब आप किसी को बुरे समय पर काम आ रहे हैं ना, तो वो आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिमिलरली डिप्लोमेटिक एंगल से अगर आप सोचें, तो अगर आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ देते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे हाउ यू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी, को हम HADR डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अगेन अ की टर्म in use to write your answers. Now, Interpol General Assembly meeting in New Delhi. क्या है जी इंटरपोल? सबसे पहले होता क्या है? तो इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो 1923 में बनी थी, जिसका मेजर आइडिया ये है कि दुनिया भर में जो क्रिमिनल रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग इंफॉर्मेशन है, वो देशों के बीच में शेयर की जा सके। बिकॉज इट माइट हैपन कि एक कंट्री से दूसरा कहीं छुपा हुआ है, तो उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, शेयर करना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि पुलिस फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन आसान हो जाए। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 2022 में मीटिंग हुई है भारत में, और 1997 के बाद सेकेंड टाइम ही हुई है। आप देखिए 195 कंट्रीज इसका पार्ट है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का? लेऑन, फ्रांस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रैक रखा जाता है क्रिमिनल्स का, इंफॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो आप मांग सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कई सारे म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी होते हैं क्रिमिनल फोर्सेस के बीच में। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये बात याद रखिए। स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो एक तो इनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जिनको कहते हैं जनरल असेंबली, यानी कि वो सारे लोग जो इंटरपोल का पार्ट है वो मिलके अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, एंड द प्रेसिडेंट स्टेज इन ऑफिस फॉर 4 years। ऐसे एक फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल है टू लुक आफ्टर द डे टू डे एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जिनको भी जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 years के लिए। तो प्रेसिडेंट तो 4 years के लिए आते हैं और सेक्रेटरी जनरल 5 years के लिए आते हैं। सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है बिकॉज यू नो a lot of things need to be taken care of in terms of administrative aspects। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम, ये सारे प्रॉब्लम्स समय के साथ बढ़ रहे हैं, इनके लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल भी है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इंटरपोल में हर कंट्री को अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजना पड़ेगा, जिसको हम इंटरपोल का फेस कहेंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो फेस है वो है CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमें इंटरपोल में कौन रिप्रेजेंट करता है? CBI रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट। CBI, so many pointers that we covered, right? I hope this video was useful to you. Trust me, अगर आप इसे एक बार अच्छे से देखते हैं और एक सेकंड टाइम एक रिविजन इसका ले लेते हैं, तो प्रीलिम्स में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट यही फॉर्डर पॉइंट्स आपके लिए मेंस में भी काम करेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू क्लियर योर प्रीलिम्स दिस टाइम। टेक केयर।